जलवा इस जगह रंगों जिसकी दुनिया में मशहूर थी। एक गुलशन था जलवा इस जगह रंगों जिसकी दुनिया में मशहूर थी। बेगमों की हंसी गूंजती थी यहाँ, शाह की शान और शौकत भी भरपूर थी। ताज की शक्ल में जब तलक ये तेरा गोल कोना की अजमत करेगा बयां, मिट सकेगी नहीं शान मुल्के तकन, मिट सकेगा नहीं उसका कोई निशान। एक गुलशन था जलवा इस जगह रंगों जिसकी दुनिया में मशहूर थी। आइए आइए, इधर से आइए, मैं सुनाता हूं आपको इस किले की कहानी। ये पत्थर देख रहे हैं ना, अगर इन पत्थरों की जबान होती तो गोलकुंडा के ये पत्थर हमें जाने कैसे कैसे किस्से सुनाते, बहादुरी और हिम्मत के, शान और शौकत और ठाट बाट के, बीते हुए युगों के किस्से जो वक्त की बहती हुई धारा में विलीन हो गए। क्या शान थी इस किले की। इन बुर्जों पर कभी सिपाही पहरा देते थे, इन मेहराबों के नीचे से होकर सुल्तान गुजरते थे, इन गलियारों में बेगमों और रानियों की पायलें खनकती थी और बाजारों में दूर दूर से मुसाफिर और व्यापारी आते थे। लेकिन इस जगह का नाम गोलकुंडा कैसे पड़ा? भाई, इसके बारे में बहुत से किस्से कहानियां हैं। वैसे तो इस पहाड़ी का पुराना नाम मंगलवरम था, मगर कुछ लोगों का कहना है कि गोलकुंड जैसा होने की वजह से इस किले को गोलकुंडा कहा जाने लगा। दूसरों का मानना है कि यहां गडेरिये अपनी भेड़ें चराया करते थे, लिहाजा तेलुगु भाषा में इसे गोल्लाकोंडा यानी गडेरियों की पहाड़ी का नाम दिया गया। अब मैं आपको इस किले के इतिहास की कुछ झांकियां दिखाता हूं। आइए यहां बैठे। आज से करीब 800 साल पहले 12वीं शताब्दी में यह पूरा इलाका देवगिरी के यादवों और वरंगल के काकतीयों के अधीन था। काकतीय राजाओं ने तेलंगाना पर 200 बरस तक राज किया और इसी दौरान तेलुगु भाषी लोगों ने अपनी अलग पहचान कायम की। आंध्रा संतिगरीयं सद कांचनच्छायशालयः यथा हाटकतस्य रत्नशालिनः केदारायत्र शालीनां तरङ्गितजलान्तराः कृष्णां गच्छाय हारीता यथा जलनिधे तथा शालि संरक्षिणी हस्त कालैकङ्कणनादी। हमने विद्रोही सामंत अम्बदेव को पराजित करके उसे उचित दंड दे दिया है। उसका साथ देने वाले विद्रोही भी पराजित किए जा चुके हैं। अब शायद हमारे राज्य में शांति कायम हो सकेगी महाराज। अभी नहीं वन्ना रेड्डी, हमें सूचना मिली है कि उत्तर के तुर्क आक्रमणकारी अलाउद्दीन खिलजी ने देवगिरी पर कब्जा कर लिया है। इस विजय से उत्साहित होकर
वो अब तेलंगाना पर हमला करने की सोच सकता है महाराज। जब तक प्रतापरुद्र की धमनियों में रक्त है और आप जैसे वीरों का सहयोग, हम हर संकट का सामना कर सकते हैं, लेकिन हमें सचेत रहना होगा। हम यहाँ मंगल वरम की पहाड़ी पर एक नया दुर्ग बनाएंगे जो देवगिरी की ओर से होने वाले हमलों से हमारी रक्षा करे। गोलकुंडा की पहाड़ी पर मिट्टी की ऊंची दीवारें खड़ी करके एक मजबूत किला बना दिया गया, लेकिन उत्तरी हमलावरों के कदम रोके न रुके। खिलजियों के बाद तुगलक आए और फिर न यादव रहे न काकतीय। दिल्ली के तुगलक सुल्तान भी इस इलाके को ज्यादा दिनों तक अपने कब्जे में नहीं रख सके। क्यों? इसलिए कि एक तरफ कापा नायक जैसे सामंतों ने लोगों को इकट्ठा करके तेलंगाना को तुगलकों से आजाद करा लिया, दूसरी तरफ दक्कन में तुगलकों के सूबेदारों ने बगावत करके दिल्ली सल्तनत के जुए को उतार फेंका। इन्हीं में से एक सूबेदार अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने सन 1347 में बहमनी सल्तनत की नींव रखी। इसके बाद जल्द ही बहमनी सल्तनत और वरंगल के राजा कापा नायक के बीच लड़ाई छिड़ गई। झगड़ा कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के दुआब पर कब्जे का था। जीत किसकी हुई? जीत हुई दूसरे बहमनी सुल्तान मोहम्मद शाह की। उसने सन 1363 में कापा नायक को हराकर सुलह के लिए मजबूर कर दिया। कापा नायक, ये दूसरी मर्तबा है जब हमारी फौज को तुमसे जंग करनी पड़ी है। जब तक हमारी स्वतंत्र रहने की भावना जीवित है सुल्तान, युद्ध तो होता ही रहेगा। हमें हैरत है, आजादी का ऐसा बुलंद जज्बा होते हुए तुमने फिरोज शाह तुगलक से मदद मांगी। क्या तुम भूल गए कि इन्हीं तुगलकों से तुमने और हमने आजादी छीनी थी? बहरहाल हम तुम्हारे आजादी के जज्बे का एहतराम करते हैं और तुम्हारा मफतूहा इलाका लौटाने को तैयार है, लेकिन हमें आपका अधीनस्थ राजा होना स्वीकार नहीं है। तुम आजाद रहोगे, लेकिन आगे के लिए जंग की गुंजाइश को खत्म करने के लिए गोलकुंडा का किला हमारे कब्जे में रहेगा। यही हमारी पूर्वी सरहद का निशान होगा। और इस तरह गोलकुंडा बहमनी सल्तनत का हिस्सा बन गया। अगले 100 साल के दौरान बहमनी सल्तनत खूब फली फूली। 14वें बहमनी सुल्तान महमूद शाह के जमाने में फारस के मशहूर शहर हमादान से एक ऐसा नौजवान उनके दरबार में पहुंचा जो आगे चलकर गोलकुंडा की तकदीर बदल देने वाला था। सुल्तान कुली, आपके इल्म ने तो हमें मुतासिर किया ही है। आपकी दिलेरी और हिम्मत भी काबिल तारीफ है। यह आपकी सर्रा नवाजी है अलीजा। आपको बीदर में किसी किस्म की तकलीफ तो नहीं? हुजूर, यह हमारी खुशकिस्मती है कि जलावतनी में मुझे और मेरे चाचा अल्लाह कुली को अपने यहाँ बना दे। तो फिर हमारी दावत कबूल कर यहीं क्यों नहीं बस जाते? हुजूर, मेरे लिए आपकी ख्वाहिश हुक्म का दर्जा रखती है। सुभान अल्लाह, आज से हम आपको खवास खान का खिताब देकर अपने दरबार में शामिल करते हैं। यहीं से सुल्तान कुली की किस्मत का सितारा तेजी से बुलंदी की तरफ बढ़ने लगा। महज 7 बरस में सुल्तान कुली कदम दर कदम तरक्की करते हुए कुतुबुल मुल्क तेलंगाना के तरफदार और गोलकुंडा के जागीरदार बन गए। सन 1518 में सुल्तान महमूद शाह की मौत के बाद सुल्तान कुली पूरी तरह आजाद हो गए। सुल्तान कुली कुतुब शाह तशरीफ ला रहे हैं। बड़े मालिक, विजयनगर और बीजापुर के इलाकों में अब अमन चैन है। तेलंगाना का निजाम भी अब पहले से मजबूत है और हमें इसे मजबूत बनाए रखना होगा मीर जुमला। इसीलिए हमने गोलकुंडा को अपनी राजधानी बनाने का फैसला किया है। लेकिन हुजूर, ये जगह रियासत की मरकज में तो नहीं है। इसके बावजूद रियासत की हिफाजत के लिए इससे बेहतर और कोई जगह नहीं। यहाँ पहले से मिट्टी का किला मौजूद है। हम पत्थर और मसाले से
इस किले को और भी मजबूत बनाएंगे। इसी में हमारा रिहायशी महल होगा। मतलब पहली बार किसी राजा ने गोलकोंडा को अपनी राजधानी बनाकर वहां रहने का फैसला किया। बिल्कुल सही समझा आपने। और जानते हैं, सुल्तान कुली हमादात से अपने मन में ईरान की ऊंची मीनारों, बुलंद दरवाजों और शानदार मेहराबों की तस्वीरें सजो कर लाए थे। गोलकुंडा के किले में इसकी झलक आज भी नजर आती है। किले की बाहरी दीवार का घेरा 7 किलोमीटर है। इस कंगूरेदार दीवार में 8 दरवाजे और 87 बुर्ज हैं। बाहरी दीवार के अंदर 2 और हिफाजती दीवारें हैं। इन्हीं के अंदर है शाही इलाका बाला हिसार। सुनाई दिया। ये क्या हो रहा है? तालियां कौन बजा रहा है? सैलानी है, आप जैसे। बाला हिसार में जब आप दाखिल हुए थे तो एक चौकोर बरामदे में पहुंचे थे ना? हाँ, पहुंचे थे। तो बस कुछ लोग वहां खड़े हैं और कुछ बारादरी में। वो बरामदा ऐसी खूबी से बनाया गया है कि अगर उसके बीचों बीच खड़े होकर ताली बजाई जाए तो उसकी आवाज बारादरी में साफ सुनी जा सकती है। अरे वाह, ये तो कारीगरी का बड़ा नायाब नमूना है। भाई, उस जमाने में आज की तरह टेलीफोन तो थे नहीं। बाला हिसार में जब कोई मेहमान आता था तो इसी तरह पहरेदार उसके आने की खबर बारादरी में दिया करते थे। ये बारादरी कहाँ है? बारादरी बाला हिसार की चोटी पर है, 400-450 फुट ऊपर। देख रहे हैं ना, वो रही। वहां से दूर दूर तक चारों तरफ का नजारा किया जा सकता है। इसी बारादरी के नीचे सुल्तान का दीवाने खास है। वहां पहुंचने के लिए 360 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। बाहरी दरवाजे से दीवाने खास की तरफ चलें तो रास्ते में तरह तरह की इमारतें मिलती हैं। दाद महल, जहां फरियादी आते थे, दीवान का दफ्तर, असलाह खाना, बारूद खाना, इब्राहिम कुतुब शाह की मस्जिद और हां, महाकाली का एक मंदिर भी, जो शायद पुराने काकतीय राजाओं ने बनवाया था। कुतुब शाही सुल्तान बड़े उदार रहे होंगे। सही फरमाया आपने। कुतुब शाही निजाम में मजहबी भेदभाव का नामो निशान नहीं था। सुल्तान रहते कहां थे? इसी जगह जहां हम मौजूद हैं। दीवाने खास से 280 सीढ़ियां उतरकर सुल्तान इस रिहायशी इलाके में आते थे, यहां जहां रानी महल और सुल्तान के खरामा डरती बेगमों या तेजी से इधर उधर भागती बातियों से ये जगह हर वक्त गुलजार रहती थी। सुल्तान कुली बड़े काबिल इंसान थे, चट्टानी इरादे वाली एक शख्सियत। लेकिन उनकी जिंदगी के आखिरी पड़ाव को घरेलू झगड़ों ने दुश्वार बना दिया था। ऐ परवरदिगार, गुज़िश्ता 60 वर्षों से मुसलसल जंग कर रहा हूं। एक नई सल्तनत की दारवेल डाली है, मगर औलाद में एक भी ऐसा नहीं जिसे सल्तनत सौंपकर अपना आखिरी वक्त तेरी इबादत में बसर कर सकूं। हैदर पर भरोसा था, पर उसको तूने मेरी जिंदगी में ही उठा लिया। कुतुबुद्दीन को सल्तनत में दिलचस्पी ही नहीं। जमशेद और दौलत की नाफरमानी का ये आलम है कि अगर उन्हें मैं खुद कैद न करता तो वो मुझे बेड़ियां पहना देते। छोटा इब्राहिम महज 13 बरस का है। या खुदा, मैं क्या करूं? अब तू ही मुझे रास्ता दिखा। इस बीच सुल्तान कुली का तीसरा बेटा यार कुली जमशेद खान गोलकुंडा में नजरबंदी के दौरान साजिशों के जाल फैला रहा था। सच कहता हूं हमदानी, इस कैद से तो मौत बेहतर है। अब्बा हुजूर ये मानने को तैयार नहीं कि सल्तनत मेरे हाथों में महफूज रहेगी। आप जैसे काबिल शहजादे को
जरा गुस्से में देखकर बेहद तकलीफ होती है। हाँ, जब मुझे कैद में डालकर अब्बा हुजूर को अफसोस नहीं तो किसी और को क्या होगा? ऐसा ना कहिए शहजादे, अगर आपकी तकलीफ दूर करना बंदे के बस में होता तो फौरन कर देता। कर सकते हो हमदानी, तुम कर सकते हो। किस तरह? अब हुक्म कीजिए। बस एक ही तरीका बचा है अब, सुल्तान को रास्ते से हटा दिया जाए। उफ, कैसा बेरहम बेटा था। गद्दी के लालच में बाप को ही मारने चला। क्या उसकी साजिश कामयाब हुई? अफसोस तो इसी बात का है। छोटे भाई का क्या हुआ? सबसे छोटे भाई इब्राहिम को भागकर विजयनगर में पनाह लेनी पड़ी। अगले 7 बरस गोलकुंडा के इतिहास में बेपनाह उथल पुथल लेकर आए। लेकिन सन 1550 में जमशेद कुतुब शाह की मौत के बाद इब्राहिम बड़ी धूमधाम के साथ विजयनगर से गोलकुंडा वापस आए। गोलकुंडा के तख्त पर आपको बैठे देखकर मुझसे ज्यादा खुशी और किसी को ना हुई होगी। विजयनगर की शान शौकत को आप इतनी जल्दी भूल गई भागीरथी? उसके मुकाबले में तो हमारा गोलकुंडा बस एक गांव है। विजयनगर में मैं एक मामूली राजकुमारी थी, फिर एक जलावतन शहजादे की पत्नी। गोलकुंडा में मैं दक्कन के सबसे कामयाब सुल्तान की रानी। लेकिन इस कामयाबी के पीछे असली हाथ तो आपका है भागीरथी। अगर आपका साथ न होता तो हम अपनी गद्दी कभी हासिल न कर पाते। अब आपको जी जान से सल्तनत को सुधारने का काम शुरू कर देना चाहिए। हाँ, आप ठीक कहते हैं। पिछले 7 बरस की बदइंतजामी ने लोगों को बेहद परेशान कर रखा है। सुनिए, रियाया के दिल तक पहुंचने के लिए उनकी बोली में काम करना बहुत फायदेमंद हो सकता है। अगर आप तेलुगु जबान को शाही सरपरस्ती दे दें तो ये काम आसानी से हो जाएगा। तेलुगु जबान के सहारे जब हम आपका दिल जीत सके हैं भागीरथी, तो फिर यकीन रखिए रियाया के दिल जीतने में भी जरूर कामयाब होंगे। देखते ही देखते गोलकुंडा की सूरत बदल गई। अमन चैन कायम हुआ। किले की मरम्मत शुरू हुई। पानी की किल्लत दूर करने के लिए मशहूर हुसैन सागर सरोवर बनवाया गया। सिंचाई का इंतजाम होते ही फसलें लहलहाने लगी और गोलकुंडा ने खुशहाली के दौर में कदम रखा। अमन चैन और खुशहाली ने कला और शेर व शायरी को भी बढ़ावा दिया। అక్కమలాచి హస్తములయందమునేమని విన్నవింతు నేనొక్క వేళనక్కి తలయోర్చి సమీపమునందునున్నచో జొక్కపు దమ్మి పూలనుచున్ గరుడత్తమరాళిగా కెంపెక్కిన పల్లవంబులను నిత్తను దాయును గండు కోయలు वाह वाह गंगाधर कवि, अद्भुतम। क्या नाम रखा है आपने इस काव्य का? तापती संवरणम उपाख्यानम। आपने सचमुच प्रेम की इस दास्तान को जिंदा कर दिया है। हुजूर, कन्नूपुरी रुद्र कवि तशरीफ लाए। सुभान अल्लाह। हुजूर, सुना है रुद्र कवि ने हाल ही में बिल्कुल एक नई चीज तैयार की, जो शायरी भी है और नाटक। अच्छा, तो आज उनसे यही सुनते हैं। आइए आइए रुद्र कवि, तशरीफ रखिए। लगता है कि आज अच्छी खासी महफिल जमेगी। राजकार्य में व्यस्त होते हुए भी सुल्तान कला और साहित्य के लिए समय निकाल लेते हैं। ये सचमुच प्रसन्नता की बात। शायरी में आवाम की आवाज बोलती है रुद्र कवि, उसे सुनना भी तो हमारा फर्ज है ना। इसीलिए तो तेलंगाना के लोग आपको इतना चाहते हैं। जानते हैं लोग आपको इस नाम से बुलाते हैं, मल के विराम या केवल अविराम। ये तेलंगाना के लोगों के प्यार की ही निशानी है रुद्र कवि। बहरहाल हमने सुना है कि आपने कोई नई किस्म की शायरी की है। सुल्तान, इस नई रचना में मैंने यक्षगान की देशी शैली में एक प्रयोग किया है। तो इसका एक हिस्सा सुनाइए रुद्र कवि।
నశ్రులు క్రమ్మగ బగచున్ ఔరా విధి వశమని తలయూచున్ ఎటికి ప్రాణములికనని తలచున్ క్రమరసమును రోమున నొత్తున్ ఏ గతి నోతునిగానని పలుకున్ బబురే బబురే విధియని పాలముంటున్ सन 1565 में इब्राहिम कुली की बेगम भागीरथी ने बेटे को जन्म दिया। सुल्तान ने खुशियां मनाई, खुले हाथों खैरात बांटी, खिताब और जागीरें अता फरमाई और बेटे का नाम रखा मोहम्मद कुली। शाह को रब ने दिया एक बेटा, जिसके दीदार से दिल हो खुर्रम, किए शुक्राने में दरिया दिल शाह ने, रैयत पे बहुत लुत्फ करम, चरख ने साल वलादत पे कहा, बासे रोजी अहले आलम, बासे रोजी अहले आलम। शुरू ही से शहजादा मोहम्मद कुली को किले फतेह करने से ज्यादा लोगों के दिल जीतना पसंद था। शेर व शायरी का शौक, संगीत से लगाव और प्रेम की लौ कुदरत की देन थी। आज भी लोग मोहम्मद कुली और भागमती की प्रेम कहानी बड़े चाव से याद करते हैं। कहते हैं भागमती किले के पास मूसी नदी के उस पार चिचलम गांव की रहने वाली थी, बहुत सुंदर और नाचने गाने में माहिर। मोहम्मद कुली ने भागमती को पहले पहल मंदिर जाते हुए देखा और दीवानगी की हद तक उससे मोहब्बत करने लगा। लेकिन एक दिन सुल्तान को खबर लग गई। पीला है रंग आशिकी की निशानी। मोहम्मद आलीजा, क्या ये खबर सही है कि आप एक नाचने वाली के इश्क पे गिरफ्तार हैं? जवाब दीजिए। आलीजा, हमें उससे मोहब्बत है। गांव की एक मामूली नाचने वाली से हमें आपसे ये उम्मीद न थी। जहां बना
हम उसके बगैर नहीं रह सकते। होश खो बैठे हैं आप। हमारा हुक्म है कि आप उससे कोई ताल्लुक नहीं रखेंगे और तब तक किले से बाहर नहीं जाएंगे जब तक ये जुनून आपके सर से उतर नहीं जाता। मगर ये जुनून सख्त से सख्त शाही हुक्म से भी उतरने वाला न था। एक तूफानी रात शहजादा मोहम्मद जान पर खेलकर भागमती से मिलने चला गया। भागमती, भागमती। सरकार, आप इस आंधी पानी में? हाँ भागवती, हम आए बिना रह नहीं सके। लेकिन नदी में तो बाढ़ आई हुई है। कयामत भी टूट पड़ी होती तो भी हम आते भागमती। उफ, इस अंधेरे में आपने रास्ता कैसे खोजा? दिल में तुम्हारी जोत जल रही थी। तुम्हारा चेहरा अंधेरे में जलती मशाल की तरह हमें खींच रहा था। आपको ऐसा खतरा मोल नहीं लेना चाहिए था। तुम सोचती हो हम तुमसे मिले बिना रह पाते भागमती? तुम हमारी जिंदगी हो। हमारी हर सांस, हर धड़कन तुम्हारे लिए है, सिर्फ तुम्हारे लिए। कहते हैं जब सुल्तान को मालूम हुआ कि शहजादा मोहम्मद जिंदगी को दांव पर लगाकर भागमती से मिलने गया था तो उन्होंने सारी पाबंदियां हटा ली। इसी तरह गाती रहो और मैं सुनता रहूं। गजल आपकी है इसीलिए ना? गजल मेरी है बेशक, पर इसके एक एक लफ्ज में तुम समाई हुई हो। मैं खुशकिस्मत हूँ कि आप मुझे इतना चाहते हैं। तुम मेरी जिंदगी में बहार बनकर आई हो भागमती, बसंत बहार। नबी सदके दायम कुतुब शानंद सो, नबी सदके दायम कुतुब शानंद सो, करे भोग इनके तनन तन कलाला, करे भोग इनके तनन तेरे सो आवाज लाला, तुम्ही मेरे मंदिर सो मोहम्मद कुली उर्दू के पहले शायर हैं जिनकी शायरी दीवान की शक्ल में सामने आई। ये जमाना तो मीराबाई, तुलसी और सूरदास का रहा होगा। वही जमाना था और इसीलिए मोहम्मद कुली ने
सूर, तुलसी और मीरा की तरह अपने लोगों और उनकी जिंदगी के गीत गाए। मजहब और जात पात से परे जाकर इंसानी भाईचारे और प्रेम का पैगाम सुनाया। सन 1580 में मोहम्मद कुली कुतुब शाह 15 बरस की छोटी सी उम्र में गोलकुंडा की गद्दी पर बैठे। सल्तनत की बुनियाद मजबूत हो चुकी थी। रियाया में खुशहाली और अमन चैन था। यहीं से गोलकुंडा का सुनहरा दौर शुरू हुआ, जो अगले 50 बरस तक कायम रहा। अच्छा ये बताइए, आपने कभी हीरे देखे हैं? हीरे? हाँ, देखे हैं, क्यों नहीं देखे? पहचानिए ये क्या है? अरे वाह, इतना बड़ा हीरा! कैसा चमक रहा है? जानते हैं इस हीरे का नाम क्या है? ये कोहिनूर हीरा है, जो मुगल बादशाह शाहजहां के पास था। फिर ईरानी लुटेरे नादिर शाह और पंजाब के महाराजा रंजीत सिंह के हाथों से होता हुआ अंग्रेजों के पास पहुंचा। हमने तो सुना है वो ब्रिटेन की शाही ताज में जड़ा हुआ है। कोहिनूर तो अभी इंग्लिस्तान में है। ये तो उसकी एक तस्वीर मैंने आपको दिखाई है। गोलकुंडा की खानों से जो हीरे निकलते थे वो सारी दुनिया में मशहूर थे। कोहिनूर भी इन्हीं खानों से निकला था। ये देखिए, ऐसी तस्वीर थी और कलाकारी आपको पहले भी क्यों फरिश्ता साहब, आप तो ईरान से आए हैं, बहुत सी जगह देखी है आप। हमारा गोलकुंडा कैसा लगा? वल्लाह, गोलकुंडा की शान का कहना ही क्या मिर्जा साहब। हर किस्म का सामान यहाँ मिलता है और इफरात नहीं। इसीलिए तो फारस, अरब, तुर्किस्तान और विलायत के सौदागर यहाँ पीछे चले आते हैं। मैं आजकल एक तारीखी मजमूए के लिए जानकारी इकट्ठी कर रहा हूँ। गोलकुंडा के जिक्र के बिना मुझे लगता है ये तारीख अधूरी रहेगी। किले की आबादी बहुत बढ़ गई है। भीड़ भाड़ और पानी की कमी से बीमारियों का अंदेशा बढ़ता जा रहा है। आप ठीक कहते हैं पेशवा, लेकिन अरे वाह, एक ख्याल हमें अभी अभी आया है। क्यों न एक नया शहर आबाद किया जाए? इरादा तो बहुत नेक है हुजूर। हाँ, एक नया शहर, खुला, कुशादा, जिसमें लोग आराम से रह सके, जो उतना ही शानदार हो जितनी हमारी ये सल्तनत। क्या आपकी नजर में कोई माकूल जगह है? आलिजा, रूसी नदी के पार एक उम्दा जगह है, वही जहाँ चिचरम नाव है। हम उस जगह से बखूबी वाकिफ हैं पेशवा। वो जगह खुली है, आबो हवा के लिहाज से भी उम्दा है, पानी की कोई तंगी नहीं और किले के नजदीक भी। सुभान अल्लाह, तो फिर हम नया शहर वहीं बसाएंगे। कहते हैं मोहम्मद कुली ने शहर का नाम अपनी महबूबा के नाम पर भागनगर रखा। फिर जब भागमती को हैदर महल का खिताब दिया तो शहर का नाम भी बदलकर हैदराबाद रख दिया। मनाजात मेरी तू सुन या समी, मुझे खुश तू रख रात दिन या समी। मेरा शहर लोग आंसू मामूर कर रखिया झूठू दरिया में मिन या समी। गोलकुंडा का सुनहरा दौर मोहम्मद कुली के बाद भी जारी रहा, लेकिन वो कहते हैं ना,
कि सुख चैन और खुशी के दौर के बाद मुसीबत और गम का दौर भी आता है। गोलकुंडा की खुशहाली दिल्ली के मुगल बादशाहों से छिपी न रही। सन 1653 में शाहजहां ने शहजादा औरंगजेब को दक्कन का सूबेदार बना दिया। औरंगजेब के दिल में सिर्फ एक ख्वाहिश थी, गोलकुंडा पर कब्जा करना। 1656 में औरंगजेब ने गोलकुंडा पर चढ़ाई कर दी। उस समय सुल्तान कौन था? मोहम्मद कुली के नाती अब्दुल्ला कुतुब शाह। मुगल फौज 1.5 महीने तक किले का घेरा डाले रही। नौबत यहां तक आई कि अब्दुल्ला कुतुब शाह की मां हयात बख्शी बेगम को मामला अपने हाथ में लेना पड़ा। हम इस सूरत हाल को अब और बर्दाश्त नहीं कर सकते। शहजादा औरंगजेब क्या कुतुब शाही सल्तनत को नेस्त नाबूद करने पर आमादा है? जाने उनके दिल में क्या है मां साहिबा, हम तो फरियाद कर कर के हार गए। आइनुल मुल्क, हम आपकी राय जानना चाहते हैं। शहजादा औरंगजेब ने हम पर हुक्मनामे की उदूली का इल्जाम लगाया है मां साहिबा। उनका कहना है कि सालाना पेशकश अदा करने में कोताही हुई है और बट्टे की रकम भी मुजरा नहीं की गई। ये सब हिसाब किताब की बातें हैं। इसके लिए फौज लेकर चढ़ दौड़ने की क्या जरूरत पड़ गई? खबर यह भी है मां साहिबा कि बादशाह ने हमारी अर्जदाश्त पर गौर करके शहजादा औरंगजेब को एक फरमान भेजा है, मगर वो इस बात को जाहिर नहीं कर रहे। हम समझ गए। आप मुगल लश्कर में पैगाम भिजवाइए कि हम शहजादा औरंगजेब से मुलाकात करना चाहते हैं। औरंगजेब के साथ हयात बख्शी बेगम की मुलाकात का मुनासिब असर हुआ। सुलहनामे के मुताबिक अब्दुल्ला कुतुब शाह ने अपनी बेटी की शादी औरंगजेब के बेटे के साथ कर दी। दहेज में रामगीर की रियासत और तावाने जंग में अच्छी खासी रकम अदा की। इससे तो सुल्तान की आन बान को गहरी चोट पहुंची होगी। यकीनन गोलकुंडा के निजाम में बड़ी तब्दीलियां आई। इनका जिक्र शाहजहां के फ्रांसीसी डॉक्टर बर्नियर ने भी अपने सफरनामे में किया है। मुगल नुमाइंदा एक खुद मुख्तार सुल्तान की सी हैसियत से कामकाज करता है और सुल्तान अब्दुल्ला गोलकुंडा के किले की तन्हाई में दिन गुजारते हैं। रिवाज के मुताबिक शाही अदालत में मामलों की सुनवाई के लिए भी वो रियाया के सामने नहीं आते। इसी तरह 16 साल बीत गए। सन 1672 में अब्दुल्ला कुतुब शाह के बाद उनके दामाद अबुल हसन ने गोलकुंडा की गद्दी संभाली। अबुल हसन, जिन्हें प्यार से लोग तानाशाह कहते थे, बड़े काबिल और दूरंदेश थे। उन्होंने अपनी जिंदगी के शुरू के दिन मशहूर सूफी संत शाह राजू की शागिर्दी में गुजारे थे, जिससे उनमें रियाया के दुख दर्द को समझने और सूझबूझ से उलझनों को दूर करने की कुव्वत आ गई थी। उन्होंने पहला काम तो यह किया कि एक ब्राह्मण मदन्ना को दीवान बना दिया। मदन्ना फारसी और तेलुगु का जानकार था और राजकाज की बारीकियां समझता था। उसकी मदद से सुल्तान अबुल हसन ने खेती और व्यापार की हालत सुधारने के लिए मुनासिब कदम उठाए, फौज को कस दिया और सल्तनत में एक बार फिर खुशहाली छा गई। నీలగిరి కన్నెలు
सल्तनत का जायजा लेने के लिए अबुल हसन ने मदन्ना के साथ 3 बार पूरी सल्तनत का दौरा किया। इन्हीं में से एक सफर के दौरान शाही काफिला एक छोटे से गांव में जा ठहरा। देखो देखो सुल्तान आए हैं। अभी अभी यहाँ एक नया कुआं बनवाने का हुक्म दिया है। दीवान मदन्ना पंडित, इन गांव वालों से पूछिए इन्हें किसी और चीज की कमी तो नहीं है। नहीं सरकार, आपकी दया से सब कुछ। बस पानी की कमी थी जो सरकार ने पूरी कर दी। हुजूर, हुक्म हो तो हम सरकार का कुछ दे रहे हैं। कैसे पैदा हुई? नाच का सरकार। अच्छा अच्छा, तो देखिए तुम्हारा नाच। सचमुच फनकार हो। क्या नाम है तुम्हारे इस नाच का? नाच का क्या नाम होगा सरकार? तो ये शानदार नाच तुम्हारे गांव के नाम से ही जाना जाएगा, कुचिपुड़ी। सच सरकार? ये तो हम ये काम तुम लोगों को देते हैं, तुमको और तुम्हारे वारिसों को, ताकि तुम इस नाच को जिंदा रख सको हमेशा के लिए। ऐसा ही कोई और किस्सा सुनाइए ना। और किस्सा सुनेंगे? तो लीजिए मैं आपको भक्त रामदास का किस्सा सुनाता हूं। सुल्तान अबुल हसन ने मदन्ना पंडित के साथ उसके भाई अकन्ना और उसके भतीजों को भी ऊंचे ओहदे दिए थे। लोगों का मानना है कि भक्त रामदास इन्हीं भतीजों में से एक थे। कहते हैं रामदास का असली नाम कांचेरला गोपन्ना था और उन्हें भद्राचलम का तहसीलदार बनाया गया था। गोपन्ना राम के भक्त थे, भजन रचते और गाते। स्वर्ण प्राकार गोपुर द्वारमुलको सुंदरमयुंडेडी इदिगो भद्राद्री। एक बार हुआ ये कि राम भक्त गोपन्ना ने शाही लगान के 6 लाख रुपए भद्राचलम में राम का मंदिर बनवाने पर खर्च कर दिए। जब सुल्तान को पता चला तो उन्होंने गोपन्ना को कैद कर दिया। दरवाजा खोल दो। सरकार आप यहाँ? हाँ गोपन्ना, हम तुम्हें रिहा करने आए हैं। अब तुम आजाद हो। लेकिन सरकार वो लगान की रकम? वो अदा हो गई है। किसने अदा की वो रकम सरकार? 2 शहजादे थे,
मैं तुम्हें पहचानता नहीं, पर खुदाई नूर था उनके चेहरों पर। वो जरूर मेरे भगवान राम और लक्ष्मण होंगे सरकार। तुम्हारी इबादत वाकई सच्ची है वो बन्ना। तुम सचमुच रामदास हो, भक्त रामदास। भाई वाह, देखा कैसे चमत्कार हुआ। इसे कहते हैं सच्ची भक्ति। आइए अब गोलकुंडा की दास्तान का पन्ना पलटे। इधर गोलकुंडा की पुरानी शान और शौकत लौट रही थी, उधर मुसीबतों की घटाएं छा रही थी। सन 1686 में मुगल फौजें एक बार फिर गोलकुंडा की दहलीज पर आ पहुंची। अब तक औरंगजेब बादशाह बन चुका था और हर कीमत पर गोलकुंडा को हासिल करना चाहता था। फिर तो घमासान छिड़ गया होगा। किले का ऐसा घेरा पहले कभी नहीं देखा गया था। 8 महीने तक मुगल सिपाही किले को भेजने में नाकाम रहे। मुगल फौज में मायूसी छाने लगी। आखिरकार औरंगजेब ने किले के सिपाह सालार अब्दुल रज़ाक लारी को इनाम और ओहदे का लालच देकर अपनी तरफ मिलाने की सोची। अब्दुल रज़ाक, शहंशाह हिंद तुम्हारी दिलेरी से बहुत मुतासर हुए हैं, मगर तुम इस हारती हुई लड़ाई से क्यों वाबस्ता हो? अगर तुम बादशाह आलमगीर का साथ देने को तैयार हो जाओ तो वो तुम्हें मुंह मांगा इनाम, मनसबदारी और दरबार में ऊंचा ओहदा दे सकते हैं। हरगिज नहीं, नामुमकिन। ये जंग मेरे लिए करबला की मानंद है। मुगलों के साथ जा मिलने से पहले मैं मौत को गले लगाना बेहतर समझूंगा। लेकिन कुछ ऐसे भी थे जिन्हें पैसा वफादारी से ज्यादा प्यारा था। दूसरे सिपाही सालार ने मुगलों की रिश्वत कबूल कर रात के वक्त किले का फाटक खोल दिया। सब हो गया। मुगल फौज किले में घुसाई। किले में घुसाई? कैसे? गद्दार ने फाटक खोल दिया। खुदा उसे गारत करे। दूरी पैदा कर सिपाहियों को इकट्ठा करो, हम आते हैं। होकर इस महल के बाहर नगीना बाग में गिर पड़ा, लेकिन बहादुरी की ऐसी मिसाल कायम कर गया जिसका जिक्र मशहूर शायर सिकंदर अली बज्त ने अपनी शायरी में भी किया। शमशीर दरन तूने अजब धाक बिठा दी, दुश्मन को शबे गोद की तस्वीर दिखा दी। ऐ मर्द खुदा
नाश्ते का वक्त है हुजूर। हम रोजाना इसी वक्त पर नाश्ता करते हैं। हुजूर, मेरा मतलब है कि इस मुश्किल वक्त में भी आपको नाश्ते की चाह है। हमें हर तरह का सुकून है रुबल्ला खां। हमारा यकीन है कि सब कुछ अल्लाह की मर्जी पर मुनस्सर है। उसके रहम करम की बदौलत हम इस बुलंदी पर पहुंचे थे और अब उसकी मर्जी से ही हमारा ताज तख्त हमसे छिन रहा है। तानाशाह को दौलताबाद के किले में कैद कर दिया गया। वहीं उन्होंने जिंदगी के बाकी 14 साल बिताए। सुल्तान अबुल हसन तानाशाह के साथ ही दक्कन के इतिहास का शानदार दौर खत्म हो गया। किला उजड़ गया और सल्तनत पर तारीख की स्याह रात उतर आई। खराबी के सबब छाई, तबाही मुल्क पर वैसी, खजाने लुट गए अहले हुनर, है दहन वीरानी, है छाई खल्क पर इस दर्जा तर अफलासुनादारी कि अब माने नहीं रखता कोई हर्फे सुखंदानी। गोलकुंडा के किले की कहानी तो साहब यहीं पूरी हो जाती है। इसके बाद तो मुगलों के सूबेदार निजामुल मुल्क आसिफ जाह और उनके वारिस हैदराबाद से ही राजकाज चलाते रहे। ऐसे में भला इस किले की सुध कौन लेता। आज सिर्फ बाला हिसार की ये सूनी इमारतें, वीरान खंडहर और उजड़े हुए महल ही गोलकुंडा की बीती हुई शान की निशानियां हैं। ये दीवारें और चट्टानें ही उस शान और शौकत की गवाह हैं। वक्त और इतिहास को चुनौती देती हुई खामोश, रहस्य भरी और अटल भारत के सुनहरे इतिहास की एक ऐसी यादगार जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। ये किला, ये मसीह, ये वीरानियां, ये किला, ये फसील, ये वीरानियां है उसी शान और शौकत की परछाइयां जिसकी दिलकश कहानी का है राज़दां। ये नीला सितारा जड़ा आसमां, वक्त की मार सहकर जो कायम रही, कैफियत बस यही थी उसी आन की। गोलकोंडा की अजमत का कहना भी क्या, ये किला है निशान उसी शान की। ये किला है निशान उसी शान की। ये किला है निशान उसी शान